नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विहार में। और आज हम कहानी संग्रह में जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित शीर्षक कहानी अपना अपना भाग्य पढ़ेंगे। जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपना अपना भाग्य शीर्षक कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है और यह सन 1929 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। पूछा जाए कि पहली बार कब प्रकाशित हुई थी जी, तो सन 1929 ईस्वी में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जी, तो कहेंगे कि विशाल भारत पत्रिका, है ना। यूजीसी नेट वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पत्रिका का नाम, सन का नाम मिलान करने या फिर ऑब्जेक्टिव के तौर पे विशेष रूप से पूछता है। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित जो कहानी है वह पहली बार विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे इस कहानी संग्रह इसका जो कहानी संग्रह है वो वातायन है। कौन सा कहानी संग्रह है जी? वातायन है, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब प्रकाशित हुई, तो 1929 ईस्वी में। लेकिन आगे जब इसे कहानी संग्रह में शामिल किया गया तो पुनः इसका प्रकाशन कब हुआ जी, तो 1931 ईस्वी में, है ना। तो पूछा जाए कि अपना अपना भाग्य कहानी जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो कह देंगे वातायन से। किस कहानी संग्रह से लिया गया है जी, तो वातायन से। ठीक है, ये तो समझ गए। 1929 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में पहली बार छपी और 1931 ईस्वी में वातायन कहानी संग्रह में इसे पुनः प्रकाशित किया गया था। ठीक है, वातायन संग्रह जो है, इस वातायन संग्रह में कौन कौन सी कहानी शामिल है जान लेंगे। पहले है फोटोग्राफी, फिर है खेल, फिर है चोरी, है ना। इसके बाद अपना अपना भाग्य, इसके बाद कहानी है दिल्ली में, इसके बाद अंधे का भेद, आतिथ्य, उसके बाद ब्याह, इसके बाद निर्मम, साधु की हट, है ना। और इसके बाद चलित चित्र, इसके बाद तमाशा, और फिर अंतिम कौन सा है, अंतिम कौन सा है, भाभी, है ना। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र और तमाशा, साथ ही साथ भाभी। इतनी सारी कहानियों को इस कहानी संग्रह वातायन में सम्मिलित किया गया है, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित की गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कहानी को पूछता कैसे है, तो सबसे पहले क्या कह देगा जी, इस थीम पर प्रश्न जो बनेंगे वो सीधे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित नहीं है ना। तो आप इनके कहानी के बारे में जानेंगे, कहानी के नामों को जानेंगे। जब नाम को जाने रहेंगे तो तीन में जो है उसको चिन्हित कर देंगे, जो बच गया इनके द्वारा जो लिखित नहीं है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपसे जब पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित नहीं है, तो आप सारे कहानियों को जानेंगे तब तो चुन पाएंगे कि कौन कौन लिखित है। जो लिखित है उसको छांट लीजिए, जो नहीं लिखित है उस आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चल करके पूछा जा सकता है कि वातायन कहानी संग्रह में कौन कौन कहानी शामिल है, तो सारे कहानियों का नाम अगर आप जानते हैं तो आसानी से इसका सही उत्तर बता पाएंगे। ठीक है, इसके प्रतिपाद्य को देखते हैं। तो बताता है कि मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती है। यह कहानी जो है सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। और इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। विषमता जो है आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली यह कहानी है और गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे इस कहानी की मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यह संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती हुई यह कहानी है। यह एक विचार प्रधान कहानी है, विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। पूछा जाए कि यह कहानी किसका समर्थन नहीं करती है जी, तो कह देंगे भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। आगे दिया हुआ है कि भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। समझ रहे हैं, यानी हमारे भारत में लोग क्या करते हैं, संस्कृति, सभ्यता,
सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई लड़कियां कार्य कर रही हैं तो सबसे पहले ये देखेगी कि कहीं गलत तरीके से मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना, कहीं इस कार्य को करते हुए कोई हमारे घरे जाके न कह, कोई लड़का इस तरह का विचार रखता है कि हम फलाने का सम्मान नहीं किए, तो हो सकता है कि हमारे पापा से जाकर कोई कह दे कि वो आपका लड़का जो है हमारा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं किया, तो फिर घरे जाने के बाद हमारी निश्चित रूप से कुटाई होगी। लेकिन अंग्रेजों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। न वस्त्र पहनने के ढंग, बात करने की शैली, न बड़ों का आदर, कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारी भारतीय नारी जो है, चाहे भारतीय पुरुष जो है, उन लोगों की तुलना किससे की गई है? अंग्रेज जो है पुरुष और स्त्री, उन लोगों से की गई है। इसी में क्या है कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले जो लोग हैं उन पर व्यंग किया गया है इस कहानी में, यानी अपना अपना भाग्य कहानी में जैनेन्द्र कुमार द्वारा अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग किया गया। तो कहते हैं घर फूटे तो गंवार लूटे, कहावत सुने ही होंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारे देश के अपने ही लोग जो है वो लोग क्या किए, अंग्रेजों से मिल करके देश को खोखला करते चले गए। उनको बेनिफिट था, लूटने का मौका मिला, लूटते चले गए। उनका मदद कौन किया? हमारे अपने, हमारे देश के, है ना। तो इन कार्य को करने वाले, यानी कि अंग्रेजों की मदद करने वाले, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले, गुलामी करने वाले जो लोग हैं, उन पर व्यंग करते हुए जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य शीर्षक कहानी को लिखते हैं, है ना। इसमें बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। हम लोग बेरोजगारी के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग बेरोजगारी के बारे में चर्चा करते हैं। ये आज की समस्या नहीं है। जब हमारे पास स्किल्स नहीं रहेंगे, मेरिट नहीं है, कार्य करने में सक्षम नहीं है, दूसरे की उम्मीद पर, दूसरे के भरोसे हम बैठे रहेंगे, तो कभी हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हमारे अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि लोग हमें खुद वोट करने दें। हमारे अंदर वो मेरिट, वो टैलेंट होनी चाहिए कि हम किसी कार्य को खुद से अपने मेहनत के बदौलत करने में सक्षम होंगे ताकि लोग हमारी तलाश करें। हमारे अंदर वो टैलेंट होनी चाहिए, हम इतने ब्रिलियंट हो जाए कि किसी भी एग्जामिनेशन को एक बार में निकालने में सक्षम हो जाएंगे, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल को पार करने में सक्षम हो जाएंगे, तो हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन जब हाथ फैलाए हुए दूसरे के भरोसे पर बैठे रहेंगे, तो हम आजीवन क्या करेंगे? बेरोजगारी का गुण गाते रहेंगे, बेरोजगारी 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 की माला का जाप करते रहेंगे, है ना। तो इस कहानी में जो है बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है ना। अगर हम अपना विचार को नहीं बदलते हैं, सोच को नहीं बदलते, अपने अंदर मेरिट नहीं लाते हैं, टैलेंट नहीं लाते हैं, तो बस ये गाते रहेंगे। वर्षों पहले भी गाया जाता था कि हम बेरोजगार हैं, आज भी गाया जा रहा है कि हम बेरोजगार हैं, और वर्षों बाद भी यही गाएंगे कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी समाप्त करनी है तो अपने अंदर मेरिट अवश्य लाना है। खैर, अपना अपना भाग्य कहानी में जैनेन्द्र कुमार कहते हैं, जैनेन्द्र कुमार बताते हैं कि इस कहानी में क्या चीज का चित्रण हुआ है जी, तो बेरोजगारी की समस्या का भी चित्रण हुआ है। कहानी में पहले पहाड़ी लोग जो हैं उन पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी हुआ है ना। आगे इसमें उल्लिखित स्थान कौन कौन है? तो एक नैनीताल और एक है होटल दीपक। नैनीताल कहाँ है जी? तो जहां पर घटना जो है घटित होती है, उस घटना को जहां जिस स्थान पर वर्णित किया गया है वह स्थान कौन सा है जी? नैनीताल है। और दूसरा है होटल दीपक, जहां पर लेखक और उनका मित्र रहा करते थे। ठीक है। इसके मुख्य पात्र एक पहाड़ी लड़का है जिसका उम्र 10 वर्ष का है, लेखक है जो कथावाचक के रूप में है, और लेखक का एक मित्र है। ये मुख्य पात्र में है। गौण पात्र में कौन कौन है? 2 ठो वकील है जो मित्र है ना। और इन्हीं में से एक नौकर नहीं, यानी कि लड़के को नौकर नहीं रखना चाहता है। इन्हीं में से कौन लड़के को नौकर रखना नहीं चाहता है? और एक और है लड़के का साथी, जिसे उसका मालिक क्या करता है? मार देता है ना। ये क्या है? गौण पात्र है। तो मुख्य पात्र में कौन कौन से हो गए? मुख्य पात्र में हो गए पहाड़ी लड़का जिसका उम्र है 10 वर्ष, दूसरा है लेखक, और तीसरा है लेखक का एक मित्र। गौण पात्र में 2 ठो वकील हो गए, और लड़के का साथी, है ना, जिसे क्या करता है? उसका मालिक मार देता है।
होता है ना। इस कहानी में प्रमुख उदाहरण देख लेंगे तो समझ गए कि नैनीताल का चर्चा किया गया, पहाड़ी क्षेत्र है और जहां पर यह घटना घटित होती है। पीछे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रशीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था कौन, नैनीताल। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, शाम का समय। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे। ठीक है, तो नैनीताल की संध्या जो है धीरे धीरे उतर रही थी, शाम का बेला था। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज जो है उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया था और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए थे। जानते हैं, जिन्हें मुफ्त की खाने की चाटुकारिता करने की लत लग जाती है, उनको अपने मान सम्मान से कोई विशेष मतलब नहीं होता है ना। तो वो अंग्रेजों के आगे दुम हिलाना सीख गए थे बड़ी तत्परता से। उन्हें अपने मान सम्मान से कोई मतलब नहीं था। लूट रहा है, किसका लूट रहा है, लूटने वाला कौन है, इस पे कहीं ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ था जी, बस हमारे मालिक पे, जिनके आगे हम क्या करते थे, दुम हिलाना सीख गए थे, चाटुकारिता करना सीख गए थे, है ना। तो अधिकार गर्व में तने जो अंग्रेज थे उसमें थे और चित्रों से सजे हुए जो घोड़े की बाग थामे हुए कौन थे, वह पहाड़ी जो चाटुकारिता करते थे, दुम हिलाना सीख गए थे, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को कुचल करके क्या किए थे, शून्य बना लिए थे। वह लोग थे, है ना, जो हमारे अपने होकर हमारे देश में रह करके हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले जो लोग थे वो थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी की को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपत्ता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणिया थे, रमणिया समझ रहे हैं, जो धीरे धीरे नहीं चलते, तेज चलते थे। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत करने के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकते थे और घोड़े के साथ थे साहब, जरा जी होते हैं किसी किसी हिंदुस्तानी पर कुरु भी फटकार सकते थे। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चले जा रहे थे। अंग्रेज रमनिया जो थी ना, मान सम्मान से तो कोई मतलब नहीं। अरे हमारे यहाँ होता है कि हमारे ससुर जी हैं, हमारे भसुर जी हैं, हमारे घर वाले हैं, यानी हमारे जेठ जी हैं, ये सब। तो वहां क्या है, न चलने में लोक लाज, न वस्त्र पहनने में लोक लाज, है ना। बेहाये की तरह जो है ठहाके की हंसी लगा हंसना, है ना, घोड़ों पर चलना, ये सारा चीज उनमें था। इधर हमारी जो भारत की कुल लक्ष्मी थी वो सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाते हुए संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट करके लोक लाज, अस्तित्व और भारतीयता जो होती है ना, शुद्ध भारतीयता, यानी कि भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपा करके सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। समझ रहे, भारत की जो कुल लक्ष्मी है सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, अस्तित्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपनी परिवेष्टनों में छिपा करके सहमी सहमी धरती में आकर आकर धीरे धीरे कदम कदम बढ़ा करके चल रहे, है ना। कई चीजें हम गलती कर रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, हमारे कोई वस्त्र छोटे तो नहीं जिसमें हमारे अंग तो नहीं दिख रहे हैं, ये सारे चीजों की को ध्यान में रख करके हम जोर से चल रहे हैं, कहीं हमारे जेठ जी तो नहीं देख रहे हैं, है ना। इन सारे चीजों की चर्चा लोक लाज, भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपा करके धीरे धीरे नीचे देखते हुए सिर को झुका करके चला करते थे। जस्ट उल्टा कौन, अंग्रेज रमणिया भी थे, है ना, जस्ट उल्टा, है ना। अब यहाँ आज के दौर में यदि देखें तो
पश्चिमी सभ्यता जो है हमारे देश के लोग अपनाना शुरू कर दिए, और वो लोग जो है हमारे देश के कल्चर को अपना रहे हैं। कई रील्स में आप देखते होंगे साड़ी पहनना, है ना, ये सारे विदेशियों को देखें, सारे विदेशियों में देखने को विशेष रूप से मिल रहा है। लेकिन उनका जो कल्चर था, अर्धनग्न वस्त्र पहनना, मान सम्मान को खोना, है ना, ये सारा चीज धीरे 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 हमारे देश में अब उभर रहा है। खैर, ये तो समझ गए कि दोनों में कहां कहां तुलना किया गया है, अंग्रेज रमणीय और यहाँ पे हमारी भारत की कुललक्ष्मी, यानी कि दोनों के बीच में क्या किया गया है, तुलना किया गया है। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीता पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देख करके मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या दिखा दिया गया है, भारतीयता का एक नमूना विशेष हमारे देश में रहने वाले जो गद्दार कह सकते हैं, अपने कालेपन को खुरच खुरच करके बहा देने की इच्छा रखते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज जो आए हैं वो हमसे कैसे खुश रहे, उसे हम मेहमान मानते थे और हम ही को लूट कर ले गए, है ना, मेहमान मानते थे, कैसे उसके नजर में हम अच्छे बने रहे। ये विचार रखने वाले चाहते थे कि कालेपन तो है हमारे अंदर, ऐसा चूंकि होता है ना, गोरे और काले का जो भेद था, भेदभाव था, इस चीज को अपनाया जाता था। तो चाहते थे कि हम अपने कालेपन को खुरच खुरच करके बहा दें, और जो हमारे नेटिव थे, हमारे जन्म स्थान वाले थे, उनको देख करके हम घृणा करते थे, नफरत करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आते थे तो उनके सम्मान में अपनी आंखें बिछा देते थे, उनके आगे दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकर कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकर के साथ कुचल कुचल कर चलने को अधिकारी है ना, यानी कि भारत भूमि को इसी अकर के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हुआ। समझ रहे हैं, ये कौन कहता है, जैनेन्द्र कुमार। किस कहानी में जी, अपना अपना भाग्य में, और अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर विशेष व्यंग करते हुए ये बताया। आगे अब आगे पहाड़ों की सुंदरता को ध्यान में रख करके देखा गया, एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी, है ना, पहाड़ों का सौंदर्य को दर्शाया। आगे दिया है कि एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों का को खुजलाता हुआ चला आ रहा है, नंगे पैर हैं, नंगा सीरा, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं, पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहां जा रहा है, कहां जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है, न दाया है न बाया है। ठीक है, यानी कि एक लड़का जो है बड़े बड़े बालों के साथ सिर को खुजलाता हुआ चला रहा है, नंगे पैर है, नंगा सिरा, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं, पैर उसके इधर उधर पड़ रहे हैं। नहीं पता कि उसके पैर दाएं जा रहे हैं बाएं जा रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि उसका अगला पैर कौन, पिछला पैर कौन है ना। आगे वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था, है ना। मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग गया वहां। जैसे पूछा जाता है कि तुम क्यों भाग आए, 10 वर्ष का लड़का रहता है, पहाड़ी लड़का, पूछा गया कि क्यों भाग आया, तो बताता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी। अपने दुख को बताता है लड़का कि हमारे कई छोटे भाई बहन, वहां से भाग आया क्योंकि वहां काम नहीं, वहां रोटी नहीं मिलती, बाप भूखा रहता था, मारता था, माँ भूखी रहती थी और वो काफी रोती थी। ये सब चीज मुझसे देखा नहीं गया, सो मैं वहां से भाग आया। कौन बोलता है, लड़का स्टेटमेंट में पूछता है ये प्रश्न, है ना। आगे वकील जो है लेखक से कहते हैं पहाड़ियों के प्रति अविश्वास जो है, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब, उठा लाए कहीं से, लो जी या नो कर लो, है ना।
कौन वकील लेखक से कहते हैं कि पहाड़ी जो है उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए, ये काफी छोटे में भी बड़ी शैतान होते हैं, बड़ी शातिर होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी अल्लाह कर लो, है ना। तो मैंने कहा 10 का नोट दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे, अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है, तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा, है ना। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम बहुत कम कपड़े, यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करो। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, या फिर बेहया। कहते हैं जैनंद कुमार मित्र से, कह रहे यार इसके पास बहुत कम कपड़े हैं, है ना, और काफी अधिक ठंड है। मित्र बताते हैं कि संसार है यार। मैंने क्या किया, स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। फिर बताते हैं कि चलो पहले बिस्तर में पैर गर्म कर लेते हैं, फिर दूसरे की चिंता करना। उदास होकर के मित्र ने कहा कि स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, या बेहयाई। फिर मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। काफी दुख हुआ। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। काशी मदद कर दिए होते तो लड़का नहीं मरता, लेकिन इग्नोर किए, और आज खबर मिली कि वो लड़का नहीं रहा। मरने के लिए उसे वही जगह मिली, वही 10 बरस की उम्र वाले जो लड़का था, उसके पास सिर्फ एक काले चित्रों की कमीज थी। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। वह बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृतिक ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग। काफी इंटरेस्टेड कहानी, आप लोग इस कहानी को जरूर पढ़ेंगे, यूजीसी नेट वाले। विशेष रूप से इस तथ्य को जान लेंगे, प्रथम प्रकाशन कब हुआ, प्रतिपाद्य क्या है, विशेषता क्या है, पात्र और इसके प्रमुख उदाहरण भी पूछता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे बीए, है ना, या हिंदी से लगाव रखने वाले सभी लोग, आपसे जब जैनंद कुमार द्वारा लिखित अपना अपना भाग्य शीर्षक कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में पूछा जाए, विशेषता के बारे में पूछा जाए, मुख्य पात्र के बारे में पूछा जाए, कुछ प्रमुख उदाहरण के बारे में पूछा जाए, तो आप एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कहानी एक बुक है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। किसने कहा, जैनंद कुमार, है ना। जैनंद कुमार द्वारा लिखित कहानी कौन सा है, यह अपना अपना भाग्य। पूछा जाए अपना अपना भाग्य किनके द्वारा लिखित है, तो कह देंगे जैनंद कुमार द्वारा। यह प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 ईस्वी में हुई थी, और इसका कहानी संग्रह वतायन है जो सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी, ये कहानियां लगाए गए, है ना। विशेषता में क्या देखे थे कि संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। सन विशेष याद रखेंगे, विशाल भारत पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी सन 1929 ईस्वी में, और वतायन कहानी संग्रह में सन 1931 ईस्वी में हुई थी। संवाद शैली का प्रयोग किया गया था, पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है, और यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है, और भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों की तुलना से की गई है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, भारतीय नारी के अंदर की जो सभ्यता, संस्कृति, भारतीयता को बचाना, फिर उधर जस्ट उल्टा कौन, अंग्रेज स्त्री पुरुष जो थे उनका, फिर अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोगों पर व्यंग किया गया है, और कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों का
विशेष जो लेखक के मित्र के द्वारा अविश्वास को दर्शाया गया है, तो उसमें कहते हैं जयनंद कुमार जी यानी दर्शाते हैं कि कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथा कथित अविश्वास, कहा जाता है ना कि बहुत चालाक किस्म के होते हैं, है ना, बड़े छोटे छोटे उम्र में ही शैतान होता है ये। तो कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथा कथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी इसमें किया गया है। जगह कौन कौन सा है? नैनीताल है और होटल डिपब। नैनीताल कहाँ? जहाँ की घटना है ना, और होटल डिपब कहाँ? जहाँ पर लेखक और उनका मित्र रहता था, है ना। मुख्य पात्र कौन कौन है? पहाड़ी लड़का है जिसका उम्र 10 वर्ष का है, लेखक है, और लेखक का मित्र रहता है। गौण पात्र में 2 वकील मित्र रहते हैं, इनमें से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है और दूसरा जो लड़के का साथी है जिससे उसके मालिक जो है मार देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कहानी पसंद की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।